हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स डिस्कस एग्जांपल 7.6। व्हाट इज गिवन? ए रेजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। पहला क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, मतलब कि आरएमएस वैल्यू कितनी होगी करंट की वो निकालना है। दूसरी चीज कैलकुलेट द वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, एंड इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा है। इफ यस देन रिजोल्व द पैराडॉक्स। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको पूछी गई है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको आरसी परिपथ दिया गया है। अभी आप बोलोगे कि सर हमने आरसी परिपथ तो देखा ही नहीं है। भाई क्या है कि आरएलसी परिपथ जो भी देख लिया है ना, उसमें जो फॉर्मूला हमने डिराइव किए हैं वो सारे फॉर्मूला वो इन जनरल सेंस के फॉर्मूला है। मतलब कि आप कोई भी सर्किट के लिए लगा सकते हो, चाहे आप प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क भी क्यों ना हो, प्योर कैपेसिटिव क्यों ना हो, प्योर इंडक्टिव क्यों ना हो, आरसी आरएल आरएलसी सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला वही फॉर्मेट रहेगा, हर एक जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए हम आरसी आरएल अलग से नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, चलो लिखते हैं उसको पहले। तो पहले तो यहाँ पे आपको रेजिस्टर दिया गया है, दैट इज द 200 ओम। मतलब कि जो आरसी परिपथ है उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 ओम। बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ो। और कैपेसिटर कितना दिया गया है? तो भाई 15 माइक्रोफेरेड का। इट इज गिवन 15 माइक्रोफेरेड। 15 माइक्रोफेरेड जिसको मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज नथिंग बट 15 इंटू 10 to the power -6 फेरेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अभी ये जो 220 वोल्ट है ना, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं, आप उसको जानते हो कि भाई ये आरएमएस वोल्टेज होता है ना, ये आरएमएस वैल्यू है, दैट इज 220 वोल्ट। ठीक, चलो। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सोर्स की कितनी दी गई, मतलब कि जो सप्लाई दिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। मान लो कि हमारे घर का जो भी सप्लाई है वही है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। तो पहले पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो यहाँ पे आपको करंट इन दी सर्किट, कैलकुलेट दी करंट इन दी सर्किट, मतलब कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा अल्टीमेटली बोलो तो आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर करंट इज आस्क्ड। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो पहले तो ये आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला तो यही बनेगा कि आई इज इक्वल टू आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई इंपिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट, क्योंकि यहाँ पे इंपिडेंस लेना पड़ेगा हमें, है ना। अकेला रेजिस्टर ही थोड़ी ना है, यहाँ पे रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर भी है, तो हमें यहाँ पे इंपिडेंस निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इंपीडेंस निकाल लेते हैं। और यहाँ पे अगर इंपीडेंस निकालना है तो भाई मुझे यहाँ पे एक्सी की जरूरत है। तो भाई पहले हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का रिएक्टेंस मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहले एक्सी निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सी? एक्सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, है ना। और इसको हम लिखेंगे 1/2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ सी। और यहाँ पे सारी वैल्यू अगर हम प्लेस कर दे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू एफ कितना दिया गया है यहाँ पे 50 हर्ट्स, और कैपेसिटेंस कितना दिया गया है यहाँ पे 15 माइक्रोफेरेड, मतलब कि हम इसको लिखेंगे 15 इंटू 10 to the power -6। ये डिनोमिनेटर में जो 10 to the power -6 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो +6 हो जाएगा। बाकी की सारी वैल्यू जो भी है वो आप कैलसी में सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हो जाएगा 1/2। फर्दर वो डिवाइड होगा 3.14 से, फर्दर वो डिवाइड होगा 50 से, एंड फर्दर वो डिवीजन होगा 15 से। तो कुछ वैल्यू हमारे पास कुछ आएगी 0 पॉइंट, कितने जीरो आए? 123 123 2123142 2123142 इंटू 10 to the power 6। ठीक है, वो 10 to the power -6 ऊपर चला गया। अभी यहाँ से 6 डिजिट अगर शिफ्ट कर दे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कुछ हो जाएगा 212.31। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 212.31। अगर अप्रोक्सीमेटली मैं पीछे के दो डिजिट को ड्रॉप करवा दूं तो विच इज लेस देन 50, 42 लेस देन 50 है, तो ऐसे केस में हम इसको लिख सकते हैं 212.31 ओम। तो इतना रिएक्टेंस होगा कैपेसिटेंस का। ठीक है, चलो ये तो हमने निकाल लिया। अभी हम कैलकुलेट करते हैं इंपीडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट।
ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, आरएलसी परिपथ के जितने भी फॉर्मूला, चाहे वो पावर का फॉर्मूला हो, चाहे वो इंपीडेंस का फॉर्मूला, चाहे वो आईआरएमएस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, चाहे वीआरएमएस का जो भी फॉर्मूला है, वो सारे फॉर्मूला ना इन जनरल सेंस में आप कोई भी सर्किट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा था वहां पे आरएलसी परिपथ में हमने जो सॉल्यूशन निकाला था उसमें इंपीडेंस क्या आया था, इंपीडेंस आया था अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, है ना, यही तो फॉर्मूला था। लेकिन क्या यहाँ पे इंडक्टेंस है? नहीं है, इंडक्टर कनेक्टेड नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू 0 मानते हैं ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस एक्सी का स्क्वायर, है ना, तो इतना ही फॉर्मूला बनेगा। सो ये हो जाएगा प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो वैल्यू प्लेस कर दो इसके अंदर। सो इसके अंदर वैल्यू प्लेस करेंगे, रेजिस्टेंस आपको दिया गया दैट इज 200 ओम, तो ये 200 का स्क्वायर प्लस एक्सी की वैल्यू हमें मिली है 212.31, तो ये इसका स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करें, अंडर रूट वगैरह निकालना है लेकिन पहले सॉल्व करें, तो ये आंसर हमारे पास कितना आएगा, चलो देखते हैं इंपेडेंस की वैल्यू कितनी आती है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कैलसी, तो ये अंडर रूट में पहले अंडर रूट नहीं भाई, पहले 200 का स्क्वायर, वो तो हमें पता है कि ये 40,000 होगा, और ये 40,000 प्लस ये 212.31 का स्क्वायर, 212.31 मल्टीप्लाई बाई 212.31, तो वो वैल्यू कुछ हमारे पास आती है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, इट इज 45,075, 45,075 पॉइंट में भी है, दैट इज 54, अप्रोक्सीमेटली 54 बोल देते हैं। और इसको ऐड करना पड़ेगा फर्दर हमें 40,000 से, 40,000 इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो जैसे ही 40,000 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट में आएगा कुछ वैल्यू इतना, दैट इज 85,075, 85,075.54। ठीक है, चलिए इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो इसका अंडर रूट निकालते हैं, तो अंडर रूट में 85,075.54, तो भाई इसका अंडर रूट जैसे निकाले तो हमारे पास वैल्यू आई 291.67, सो 291.677, दिस इज द इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट, है ना। तो ये आरसी परिपथ का इंपीडेंस कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, हमने जो निकाला उतना 291.67। ठीक है, चलो अभी हमने ये तो निकाल लिया, तो अभी करंट निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, हमें पता है आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस डिवाइड बाई सर्किट का इंपीडेंस। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर, यहाँ पे सर्किट का इंपीडेंस कितना है, Z है, तो ये फॉर्मूला बनेगा वी आर एम एस डिवाइड बाई Z। ये Z ही तो होता है जो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाता है ना। चलो तो ये वी आर एम एस की वैल्यू हमें पता है दैट इज 220, इसको डिवाइड करो 291.677 से, तो हमें करंट की वैल्यू कुछ इतनी मिलेगी, दैट इज देख लेते कितनी मिले, 220 डिवाइड बाई 291.677, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.7542, तो ये हम लिखेंगे 0.7542, लेकिन पीछे 58992 आता है, तो हम इसको 7543 बोल सकते हैं। ठीक है, इतना एम्पियर, तो इतनी आरएमएस वैल्यू आएगी करंट की। सो दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ये हमारा आरएमएस करंट तो आ गया है। हमें जो क्वेश्चन ए पूछा था उसका सॉल्यूशन हमने दे दिया। अभी क्वेश्चन बी की बात करते हैं। क्वेश्चन बी में और क्या पूछा है, तो उन्होंने पूछा कि कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस, सॉरी आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, मतलब कि आपको रेजिस्टर एंड कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो मान लो कि रेजिस्टर के अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है वीआर के बराबर, तो मैं इसको लिख सकता हूं वी आर इज इक्वल टू वी सफिक्स आर, है ना, वी सफिक्स आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट आई आर एम एस इंटू आर के बराबर, है ना, V इज इक्वल टू आई आर। ये भी वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, आरएमएस वैल्यू आएगी ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला आरएमएस ही निकालने को बोला है, और करंट भी कौन सा यूज किया है, आरएमएस वैल्यू, है ना। तो इसीलिए ये वी आर, यहाँ पे मुझे आरएमएस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो आरएमएस वैल्यू ही निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, और इसीलिए करंट की वैल्यू जो भी हमने एज्यूम किया वो आरएमएस वैल्यू एज्यूम की है। तो ये कितना आ सकता है आंसर, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 0.7543 मल्टीप्लाई विद दी रेजिस्टेंस कितना दिया गया है यहाँ पे 200 ओम,
तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 ओम से तो हमें कुछ आंसर मिलेगा। ध्यान से देखिए, आपके पास कैल्सी, आप कैल्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। 0.7543 मल्टीप्लाई बाई 200, तो ये आएगा 150.86। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 150.86 वोल्ट। ठीक है, तो इतना वोल्ट ड्रॉप करेगा, मतलब कि इतना वोल्टेज ड्रॉप करेगा अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप इसको बोलना चाहो तो 151 भी बोल सकते हो। क्लियर है? ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि यहां पे कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो लेट्स से कि वो आरएमएस वैल्यू है वीसी के बराबर, वो हो जाएगी आई आरएमएस इंटू एक्ससी। आई आरएमएस का वैल्यू है हमारे पास 0.7543 मल्टीप्लाई बाई एक्ससी कितना आया हमारे पास, देखो 212.31 आया। सो 212.31, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। तो 0.7543 मल्टीप्लाई विद दी 212.31, तो हमें आंसर मिल रहा है 161.15। 161 पॉइंट, वैसे तो 1454 है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं इट इज 54 है, तो ठीक है, तो ये 15, ठीक है, 161.15 वोल्ट। तो इतना आंसर हमें मिला। तो कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना ड्रॉप होगा, इतना ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये था आंसर बी का क्वेश्चन। अभी यहां पे एक और क्वेश्चन भी आपको पूछा है, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। अगर आप इसका एल्जेब्रिक सम करोगे, मतलब कि ये आर का वी आर एंड वीसी का एडिशन करोगे, तो क्या आपको 220 वोल्ट जो सोर्स वोल्टेज है, क्या उससे ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उसको पता करते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट वी आर प्लस वीसी, वी आर प्लस वीसी जैसे करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 150.86 प्लस 161.15। तो इसका आंसर आप देखोगे तो ये आंसर मुझे तो दिख रहा है कि भाई हाँ वो ग्रेटर देन 220 वोल्ट आएगा। ठीक है, 150.86 प्लस हम इसको करेंगे 161.15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 312.01 वोल्ट। ध्यान से देखो तो ये ग्रेटर देन 220 वोल्ट है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 220 वोल्ट, मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि ये हियर वी आर प्लस वीसी इज ग्रेटर देन वी आर एम एस। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए ना कि अगर मान लो कि आरसी परिपथ है, तो ये हमारा सोर्स है जो हमें दे रहा है 220 वोल्ट। यहां पे हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, यहां पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और मैं बोलता हूं कि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वीआर के बराबर, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वीसी के बराबर। तो आप समझ सकते हो कि 220 में से ही कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा वीआर के अक्रॉस में, और बाकी का वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा वीसी के अक्रॉस में, मतलब कि कैपेसिटर के अक्रॉस में, वीआर के वीसी के तौर पे, है ना। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि भाई यहां पे केवीएल तो वैलिड होना चाहिए ना, मतलब कि वीआर प्लस वीसी आपको 220 के बराबर मिलना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पे नहीं हो रहा है ऐसा। आप ध्यान से देखो, वीआर प्लस वीसी जब भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन वीआरएमएस वैल्यू मिल रही। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहां पे एल्जेब्रिक सम लिया है। लेकिन जरा ध्यान से देखो ना, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर में फर्क क्या है। मान लो कि मैंने यहां पे मान लिया है, ऐसा अज्यूम कर लो कि यहां पे करंट का फ्लो है, लेट्स से आई। ठीक है, तो ये पूरी सर्किट में से अज्यूम करो कि करंट फ्लो हो रहा है आई के बराबर। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो कि दोनों में से करंट का वैल्यू जो भी है वो सेम रहेगा। जितना करंट ये रेजिस्टर में से पास करेगा, उतना ही करंट ये कैपेसिटर में से भी पास करेगा, है ना। लेकिन जरा समझो कि रेजिस्टर के लिए अगर मैं मान लूं कि करंट ये है, तो वोल्टेज भी इन फेज होगा, और कैपेसिटर के लिए अगर मैंने मान लिया कि ये करंट है, तो वोल्टेज नीचे होगा। समझ में आ रहा है? वोल्टेज π/2 जितना पीछे चलेगा कैपेसिटर के केस में, आप समझ सकते हो ये सारी चीजें, है ना। तो यहां पे अगर मैंने माना कि करंट ये डायरेक्शन में, तो करंट तो दोनों केस में सेम है, करंट दोनों केस में सेम है। तो अगर मैंने करंट को एक्स एक्सिस पे लिया है, तो ऐसे केस में रेजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वीआर, वो इन फेज होगा, मतलब कि एक्स एक्सिस पे ही होगा। लेकिन अगर कैपेसिटर की बात करें तो करंट अगर हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, तो ऐसे केस में वोल्टेज उससे π/2 जितना पीछे चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर के केस में करंट हमेशा लीड करता है वोल्टेज से π/2 जितना, है ना। तो ऐसे केस में आप समझ रहे हो, यहां पे वीआर ये डायरेक्शन में एंड वीसी नीचे की डायरेक्शन में,
और आप बोलते हो कि इन दोनों का हम एडिशन कर दे। कैसे पॉसिबल होगा भाई, ये एल्जीब्रिक सम कैसे पॉसिबल होगा? दोनों आउट ऑफ फेज है, दोनों के बीच में अगर आप फेज डिफरेंस निकालोगे तो कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, ऐसे केस में आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, और इसका रिजल्टेंट कितना आता है भाई, वेक्टर की तरह ट्रीट करो इसको, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा आप खुद ही समझ लो। रिजल्टेंट इसका इतना, मतलब कि इन दोनों के बीच में कहीं पे जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि ये है हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज। अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो आप यूज करो ये वाला फॉर्मूला, दैट इज VR² प्लस VC² का 1/2 पावर, मतलब कि अंडर रूट में VR² प्लस VC²। अब निकाल के देखो इसका वैल्यू क्या 220 के नजदीक आ रहा है। VR² मतलब कि यहां पे 150.86 का होल स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर मतलब कि 161.15 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको करके देखो, आपको नियरर अबाउट ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करो और फिर बताओ मुझे कि क्या सच में ऐसा मिल रहा है आपको। खुद ट्राई करो इसको, ठीक है। ट्राई करना तो आपको समझ में आ जाएगा, जी हाँ ये होगा, है ना। 220 के नजदीक में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। क्योंकि यहां पे ये समझने वाली बात है कि भाई एल्जीब्रिक सम तब हो सकता है जब दोनों इन फेज हो, है ना। यहां पे एक वोल्टेज जो π/2 जितना लैग कर रहा है और VR जो भी है वो इन फेज है करंट से, है ना। तो ऐसे केस में भाई सिचुएशन हमारे पास ये आ जाती है। तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते। ऐसे केस में आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, मतलब कि वेक्टर की तरह यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये उसका फेजर डायग्राम है। आप मत सोचना कि सर यहाँ पे वोल्टेज को सर ने यहाँ पे वेक्टर ले लिया है। वेक्टर नहीं है भाई, वोल्टेज वेक्टर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन जब भी फेजर डायग्राम पे हम इसको ड्रॉ करते हैं ना, तो हम इसको वेक्टर पॉइंटर से ही डिनोट करते हैं। तो ऐसे केस में वो वेक्टर के रूल को फॉलो करता है, ऐसा हम मान लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सुनो, तो आप यहां से इसको सॉल्व करके देखना, आपको 220 के नजदीक में आंसर मिल जाएगा। तो तब वहां पे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जी हाँ ये बराबर है। जितना ड्रॉप इसके अक्रॉस में, बाकी का रहा ड्रॉप कहां पे जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस में। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। ये वेरीफाई करना, खुद से वेरीफाई करो और देखो और बताओ मुझे। चलिए नेक्स्ट, पावर इन एसी सर्किट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर फैक्टर, पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट बोलो या फिर आरएलसी परिपथ बोलो, एलसीआर परिपथ, जो भी बोलना है, ठीक है। हम यहाँ पे इन जनरल सेंस का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। हमने देखा कि आरएलसी परिपथ जो भी था उसमें जितने भी फॉर्मूला हमने डिराइव किए वो सारे फॉर्मूला इन जनरल सेंस में हम यूज कर सकते हैं हर एक सर्किट के लिए। दैट डजंट मैटर कि चाहे वो रेजिस्टिव नेटवर्क हो, प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क हो या प्योर इंडक्टिव नेटवर्क हो, हर एक केस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्या पावर का भी ऐसा कोई इन जनरल सेंस में कोई फॉर्मूला बन सकता है कि जिसको हम हर एक सर्किट के लिए इस्तेमाल कर सके? मतलब कि हर एक सर्किट के लिए हमें अलग अलग यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। खैर वहां पे याद रखना ऐसे भी नहीं आता है, क्योंकि कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव नेटवर्क के लिए तो एवरेज पावर हमेशा 0 रहता है ना। सिर्फ रेजिस्टर के लिए निकल के आता है, वो हमने देखा था पहले ही लेक्चर में। लेकिन फिर भी अगर आरसी परिपथ आ जाए, आरएल परिपथ आ जाए, तो ऐसे केस में क्या करोगे? तो ऐसे केस में हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला होना चाहिए कि जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी सर्किट के लिए एसी के अंदर, इसीलिए यहां पे देखो जो यहां पे हेडिंग लगा है ना, वो भी इसी तरीके से लगा है कि पावर इन एसी सर्किट। ये एसी सर्किट के अंदर आर भी आ जाता है, एल भी, एल परिपथ भी आ जाता है, सी परिपथ भी आ जाता है, आरएल भी आ जाता है, आरसी भी आ जाता है, आरएलसी भी आ जाता है। मतलब कि सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो सभी के लिए ये काम करेगा, ये कॉमन फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। चलिए तो उसको देखते हैं। तो मैं यहां पे कंसीडर यही करूंगा कि मान लो कि यहां पे आरएलसी परिपथ मुझे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने देखा था, देखो हमने जितने भी फॉर्मूला डिराइव किए, चाहे वो फेजर्ड सॉल्यूशन था, चाहे वो एनालिटिकल सॉल्यूशन था, दोनों केस में जो भी हमने डेरिवेशन निकाला, जो भी डिराइव करके जो भी फॉर्मूला हमने रिलेशन वगैरह निकाले थे, उसमें हमने एक चीज वहां पे अज्यूम की थी, दैट इज दी एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। तो यहां पे भी वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, वही यहां पे एजम्पशन कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर, यहां पे लिखूंगा फॉर एलसीआर परिपथ सर्किट लेट एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, ठीक है। जो एजम्पशन हमने वहां पे लिए थे वही एजम्पशन को यहां पे भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं मानता हूं कि एक एलसीआर परिपथ में रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस है, सॉरी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है, तो ऐसे केस में मैं इतना तो बोल सकता हूं कि पूरे सर्किट का नेचर कैसा होगा? पूरे सर्किट का नेचर एक कैपेसिटिव नेचर के बराबर होगा। मतलब कि कैपेसिटिव सर्किट कैसे बिहेव करती है उसी तरीके से वो बिहेव करेगा, मतलब कि करंट वोल्टेज से
आगे रहेगा, है ना। करंट लीड करेगा वोल्टेज को, कितना एंगल, तो यहां पे मैं पाई बाय 2 नहीं बोल सकता क्योंकि इट इज द एलसीआर परिपथ, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू से दैट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 5 डिग्री, ठीक है। तो हमने वहां पे वही तो निकाला था, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं XC ग्रेटर देन XL लेता हूं तो मुझे इतना समझ में आता है कि अगर यहां पे वोल्टेज V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी मैंने अज्यूम किया है, तो ऐसे केस में मैं यहां पे करंट I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूं, है ना। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकता हूं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। क्यों मैंने फाइव लिखा, क्योंकि मैंने यहां पे अज्यूम कर लिया है कि यहां पे XC इज ग्रेटर देन XL है। जो वहां पे हमने अज्यूम किया था वही एजम्पशन यहां पे भी हमने ले लिया है कि भाई मान लो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज ग्रेटर देन रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो ऐसे केस में करंट वोल्टेज से आगे रहेगा, कितना, फाइव जितना। और वो फाइव का वैल्यू कितना मैं लिख सकता हूं, तो आपको वो भी पता है कि यहां पे फाइव कितना हमने वहां पे डिराइव किया था, तो टेन इनवर्स XC माइनस XL डिवाइड बाई R के बराबर, है ना। यही तो हमने वहां पे डिराइव किया था, आपको पता है ना, याद तो आया थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो, तो अगर इतनी चीजें आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया है। और उसके अलावा एक और चीज भी आपको पता होनी चाहिए भाई, Im इज इक्वल टू क्या होता था, तो भाई Vm अपॉन Z, वेर दिस Z इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, Z इज इक्वल टू इंपिडेंस ऑफ RLC परिपथ, दैट इज दी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। वही लिखा था मैंने वहां पे, वही हमने लिखा था, ठीक है। चलो, तो इतना अगर आपको पता है तो अब ध्यान से सुनिए। अगर मुझे ऐसे केस में इंस्टेंटेनियस पावर लिखना है, लेट्स अज्यूम दैट यहां पे सर्किट के द्वारा डिलीवर होने वाला इंस्टेंटेनियस पावर और पावर सप्लाइड बाय द सोर्स टू द सर्किट, ऐसा समझ लो, ठीक है। सर्किट को डिलीवर होने वाला पावर, और मान लो कि पावर सोर्स के द्वारा सर्किट को दिया जाने वाला इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। तो वो कितना होगा, चलो देखते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय सोर्स, ठीक है, कितना होगा, इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय सोर्स कितना होगा भाई, लेट से पी आई एन एस टी में इसको लिखता हूं, पी इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल्स टू, हमें पता है भाई वी आई के बराबर होता है, ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये वी आई के बराबर होता है। सो वी कितना है यहाँ पे, देखो ध्यान से, वी की वैल्यू है यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी, सो ये है वी एम साइन ओमेगा टी इनटू आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो देखो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा भाई Vm इंटू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों यहां पे हम एक काम करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका फायदा क्या होगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाएगा, फायदा क्या होगा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि मैं इसको एक मैथमेटिकल एक्सपांसन यहां पे यूज करने वाला, जिससे मैं इसको एक्सपांड करने वाला हूं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आने वाला एक एक्सपांसन यहां पे यूज करने वाला हूं, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, ये 2 को थोड़ा मैंने अलग कर दिया, इससे इसको साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसी के साथ लिखते हैं, तो हमने एडजस्टमेंट के लिए हमने क्या किया, हमने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। सर इसका मतलब ये 2 साइन इंटू कॉस है, तो अरे देखो 2 साइन इंटू कॉस नहीं है, ये 2 साइन इंटू साइन है। वहां पे ऐसे एक्सपेंशन हमने देखे जहां पे हमने 2 साइन इंटू कॉस आता था तो हम इसको क्या लिखते हैं, साइन 2 थीटा लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक और एक्सपेंशन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो है यहाँ पे मैं लिखता हूं। बच्चों अगर मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास साइन इंटू, अच्छा मैं इसको पूरा ही लिख के देता हूं तो बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो जब भी मेरे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा
या फिर सिर्फ कॉस अल्फा समझ लो, ठीक है। जब भी मेरे पास कुछ ऐसा एक्सपेंशन आता है जिसमें में कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है, ठीक है, तो इट कैन बी रिटर्न एज -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। शायद ऐसा ही एक्सपेंशन था क्या? ऐसा ही एक्सपेंशन था क्या? देखो ध्यान से देख लो एक बार, इसको हम प्लस अल्फा, तो एक बार एडिशन होगा तो प्लस अल्फा और 2 अल्फा 2 कैंसिल तो कॉस अल्फा, ठीक है, बरोबर है। और माइनस अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, 2 बीटा डिवाइड बाई 2, तो ये हाँ ठीक है बरोबर है। तो बस ये एक्सपेंशन आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक्सपेंशन आपको याद रखना है कि भाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जब भी आपको दिया जाता है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो वो किसके बराबर होता है? -2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के बराबर होता है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारे पास ना ये वाली टर्म है और उसके ऊपर से हमें ये निकालने को बोला है, तो अभी ये कैसे निकालें? ठीक है, हमारे पास ये वाली टर्म है, मतलब राइट हैंड साइड वाली टर्म है। देखो माइनस अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब माइनस इंटू माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एडजस्ट हो सकता है, ये एडजस्ट हो सकता है। या फिर माइनस इसको यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे दे दो तो कॉस बीटा पहले लिखेंगे और कॉस अल्फा बाद में लिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि भाई हम ये अल्फा एंड बीटा को अलग कैसे करें, है ना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे हम अल्फा एंड बीटा को अलग कैसे करें, ये प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए करना कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे समझ सकते हो, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर अल्फा एंड बीटा अगर आपको चाहिए तो करना कुछ भी नहीं, यहां से आप ये निकालना चाहते हो ना। ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले बच्चे सारी चीजें जानते हैं, तो इनको मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो धड़ाक से इसका सीधा सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये बायोलॉजी वाले बच्चे वो जरा ध्यान दे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको इसके साथ ऐड करो, जरा ऐड करके देखो, जरा ऐड करके देखो, देखो और मुझे बताओ क्या होगा एडिशन। एक बार ऐड करके देखो, क्या आपको वहां पे अल्फा मिला? नहीं, सोचो ना, देखो देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मुझे यहां से अल्फा मिलता है? ठीक है, क्लियर है, देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2 में से अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे यहां पे बीटा मिलेगा? ध्यान से देखो, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो बात खत्म हो गई ना, क्योंकि हमारे पास ये राइट हैंड साइड वाली टर्म है और उसके ऊपर से मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म मुझे लिखनी है। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अल्फा एंड बीटा सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सेपरेशन बहुत ही सिंपल है। अल्फा चाहिए तो आपको क्या करना है, ये और ये इन दोनों का एडिशन कर देना है, और बीटा चाहिए तो क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देना है ना। एकदम आसान है, मतलब कि मैं अगर इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे अल्फा मिलेगा, ठीक है, और अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे बीटा मिल जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, क्लियर हुआ? एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, क्लियर है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले इसको अच्छे से ढंग से लिखते हैं। भाई ये माइनस वाली टर्म है ना, इसको ढंग से लिखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी को थोड़ा एडजस्ट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। P इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट इक्वल टू, मान लो कि मैंने माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि ये हो जाएगा -Vm इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू ये ब्रैकेट में भी -2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आया? ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, वापस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसके लिए एक्सपांशन यूज करता हूं, कौन सा वाला? मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसको कैसे पहचानते हैं पता है? c माइनस सी दैट इज इक्वल टू -2s इंटू एस, इस तरीके से वो इसको याद रखते हैं। c माइनस सी दैट इज इक्वल टू -2ss, इसको बोला जाता है शॉर्ट में, अगर बोलना है तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूं कि c माइनस सी दैट इज इक्वल टू -2s इंटू एस, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो बस यहां पे भी हम वही करेंगे, -2ss है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, c माइनस सी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन c माइनस सी के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -Vm इंटू आई एम डिवाइड बाई 2,
इनटू, देखो ये -2ss जो भी है ना, इसको हम लिखने वाले हैं c माइनस सी, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर अल्फा को सेपरेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा सेपरेट करना है तो इसके लिए आपको इसका इसके साथ एडिशन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये पूरी जो टर्म है ना, ये टर्म खुद अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दिखाती है, ये टर्म अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दिखाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे अल्फा सेपरेट करना है तो पहले मुझे ऐड करना होगा, और बीटा सेपरेट करने के लिए मुझे सबट्रैक्ट करना होगा। तो मैं पहले एडिशन करता हूं ताकि मुझे अल्फा मिल जाए, तो ये ओमेगा टी प्लस 5 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, तो बीटा माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी, सब्ट्रैक्शन करने से क्या मिलेगा, बीटा मिल जाएगा। तो हो गया कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, क्लियर है। चलो यहां से ये ओमेगा टी तो छम्मा छम्मा हो जाएंगे, तो बचा क्या यहाँ पे, तो भाई जो बचा उसको लिखो, माइनस वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, माइनस कॉस 5। अभी ये माइनस वापिस अंदर दे दो, वैसे डायरेक्टली अगर लिख सकते हो पहले से तो डायरेक्टली आप यहां से ये लिख सकते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो यहां से डायरेक्टली यही लिखेंगे, यही स्टेप लिखेंगे, ठीक है। माइनस अंदर दे दो तो ये हो जाएगा वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो इतना आएगा इंस्टेंटेनियस पावर। अगर टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, देखो अभी नहीं करूंगा क्योंकि ये वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे इसको, इसको एवरेज जब भी कैलकुलेट करना है, अभी इसके बाद एवरेज ही कैलकुलेट करना है, तो तब इसको ध्यान से देखते हैं। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, मतलब कि सोर्स इतना पावर सप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब क्या पता करना चाहते हैं, तो भाई अब हम एवरेज निकालना चाहते हैं। जैसे वहां पे भी हमने हर एक केस में एवरेज भी निकाला था ना, हर एक केस में कि भाई एक साइकिल के लिए एवरेज पावर कितना होगा। सो द एवरेज पावर ओवर ए वन साइकिल इज हाउ मच, ठीक है। तो अभी वो एवरेज निकालना चाहते हैं, ये इंस्टेंटेनियस मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना होगा वो हमें ये बताएगा, है ना। तो अभी हमें निकालना है एवरेज पावर फॉर वन साइकिल, ठीक है। तो चलो एवरेज पावर फॉर वन साइकिल भी निकाल लेते हैं। तो नाउ अवर नेक्स्ट एम इज टू फाइंड आउट द average power over a one cycle. So average power over one cycle, ठीक है, कितना होगा, तो लगाओ फॉर्मूला एवरेज का, पी एवरेज आपको लिखना है तो इसको पी बार भी लिख सकते हो, जो आपका मन कहे, एवरेज ऑफ पी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट इक्वल टू, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि भाई ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका एवरेज तो वही निकल के आएगा वापस, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2, लेकिन एवरेज इसका कितना होगा, ओवर ए वन साइकिल बोला है ना, ओवर ए वन साइकिल, तो एक साइकिल के लिए ये वाली टर्म का कुछ एवरेज बनेगा, ठीक है। और वो कितना बनेगा मुझे नहीं पता है, वो कितना बनेगा बस वही पता करना है कि भाई कितना एवरेज बन सकता है, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए वही वापस इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है ना। मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगा कि भाई इसका एवरेज इतना हो जाएगा, एक बार देखो, इंटीग्रेट करके देखो तो समझ में आएगा कि हाँ इसका एवरेज ये होता है, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे ही नहीं और डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है। देखो कि कैसे ये सारी चीजें आती है, ठीक है, कैसे एवरेज निकाला जा सकता है, ताकि कभी भी कॉम्पिटिटिव में या फिर अगर गुजरात बोर्ड में भी अगर शायद ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको ओवर ए वन साइकिल कितना एवरेज होता है, ओवर ए टू साइकिल कितना होगा, तो सारी चीजें निकालना आपको एटलीस्ट मेथड पता होनी चाहिए कि हाँ ये वाला अप्लाई करके हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम साइनोसॉइडल सिग्नल ही लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो वहां पे सिर्फ साइनोसॉइडल सिग्नल ही आएगा, मतलब कि एसी सिग्नल हम मानते हैं साइनोसॉइडल सिग्नल, लेकिन भाई एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो वो इस्तेमाल करके, वो कॉन्सेप्ट को यूज करके वहां पे आपको स्क्वायर वेव भी दिया जा सकता है, ट्राइंगल वेव भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको एटलीस्ट मेथड पता होनी चाहिए कि भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें निकालना है वहां पे, वहां पे नहीं, यहाँ पे एक साइकिल के लिए एवरेज। तो ये हो जाएगा Vm इंटू आई एम, इसको हम बाद में Vrms IRMS लिखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दो।
एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रल एक साइकिल के लिए, मतलब कि 0 से लेके t, मैं लिखूंगा इसको cos phi dt, ठीक है, माइनस इंटीग्रल, देखो इंटीग्रेशन आप चाहो तो सेपरेटली लगा सकते हो ना, तो मैंने वही किया, लेकिन आपको सीधा पसंद नहीं आए तो एक स्टेप ज्यादा लिखेंगे कि ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है, dt, ठीक, डिवाइड बाय t होल अपॉन t, एक साइकिल के लिए एवरेज है ना, तो डिवाइड बाय t। एक काम करते हैं, t को साइड पे हटा देते हैं, तो ये vm im बाई 2 के साथ t को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं और वहां पे इसको डिराइव करते हैं। सो ये हो जाएगा, आजा भाई, हाँ, तो p एवरेज इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिखूंगा vm इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 टाइम्स t को हमने यहाँ पे इसके साथ ले लिया, और इंटीग्रेशन को हम अलग कर देंगे, तो दोनों को सेपरेटली अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos phi dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके t, ये हमारा है cos 2 ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, 2 ओमेगा t प्लस 5 dt, यही था ना, हाँ यही था, ठीक है। चलो तो अभी इसको इंटीग्रेट करो भाई। तो देखो इंटीग्रेशन से पहले ये समझ लो कि भाई cos फाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, मतलब कि वो पूरे परिपथ में करंट फाई जितना वोल्टेज से आगे है, हमारे केस में हमने माना है एक्स ग्रेटर देन एक्सएल, तो उसके लिए ये फाई जितना आगे है तो वो फाई की वैल्यू फिक्स रहेगी, तो इसका मतलब कि cos फाई की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जा सकता है ना, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, cos फाई को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से पहले, सो vm इंटू आई एम डिवाइड बाई 2, तो यहां पे cos फाई बाहर, तो ये हो जाएगा 0 से लेके t का इंटीग्रेशन 1 dt, लेकिन क्या यहां से भी cos फाई बाहर आएगा? नहीं आएगा, है ना, यहां पे नहीं आएगा, तो यहां पे पहले तो एक और रूल यहां पे अप्लाई करके इसको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं जानते हो तो भाई इसको पहले सेपरेट करो। सेपरेट कैसे करेंगे, तो यहां पे भी एक मैथमेटिकल टर्म्स यहां पे यूज करनी है हमें, मैथमेटिकल एक एक्सपांशन यूज करना है, जो है cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। मान लो कि ये हमारे लिए अल्फा है और ये हमारे लिए बीटा है, तो ऐसे केस में एक्सपांशन कैसे होगा, तो हम यहां पे यूज करेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं cos अल्फा प्लस बीटा का एक्सपांशन, और बच्चों cos अल्फा प्लस बीटा का एक्सपांशन होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, है ना। हाँ मैं समझ सकता हूं कि बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़े बहुत यहां पे इरिटेट हो जाएंगे कि यार क्या चल रहा है, मतलब कि मैक्सिमम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन सारी ऐसी ही चीज चल रही है, लेकिन बच्चों एक ध्यान रखो कि भाई जो ओल्ड सिलेबस था ना, उसमें तो इससे भी ज्यादा टिपिकल टर्म्स आती थी, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करके यूज किया जाता था, ये सारी चीजें डिराइव की जाती थी, इससे तो ये बहुत अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री में आप सारी चीजें शायद आपने पढ़ी होगी, अगर बेसिक मैथमेटिक्स चला होगा आपके कॉम्पिटिटिव में, पहला यूनिट अगर 11th में बेसिक मैथमेटिक्स चलाया है, तो आपको ये पता होगा कि भाई ये साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो इतने ही छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। लेकिन अगर सोचो कि पूरा कॉम्प्लेक्स याद रखना पड़ता ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पूछ सकते हो कि कैसी हालत हो जाती है कॉम्प्लेक्स में, डिफिकल्टी लेवल बहुत ही हाई हो जाता है ऐसे केस में, ठीक है। तो वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही हार्ड था, ये एनसीईआरटी की वजह से ये थोड़ा बहुत इजी हो गया है, लेकिन हाँ इतना याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि मैथमेटिक्स वाले बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि उनको सारी चीजें पता है, उनके लिए तो ये ऐसा ऐसा खेल है ना। लेकिन हाँ मैं समझ सकता हूँ कि बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा बहुत यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन भाई जो है वो है, जो करना है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही इस्तेमाल करूंगा अल्फा प्लस बीटा का एक्सपांशन, इसको एक्सपांड करने के लिए। तो मान लो कि मैंने इसको अल्फा ले लिया, किसको, अरे ऑटो सेव चला गया, इसको मैंने अल्फा ले लिया, 2 ओमेगा टी वो मेरे लिए अल्फा है, एंड फाई जो भी है वो मेरे लिए बीटा है, ठीक है। तो चलो इसका एक्सपांड करते हैं पहले तो इसका एक्सपांशन क्या निकलेगा, तो इसका एक्सपांशन आएगा cos अल्फा cos बीटा, मतलब कि cos 2 ओमेगा टी इंटू cos फाई माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब कि साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सपांशन, ठीक, और वो एक्सपांशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये एक्सपांशन हमने यूज किया है, क्लियर। चलो अभी तो इंटीग्रेशन
अभी यहां पे भी सेपरेट हो सकता है ना, क्योंकि ये एक टर्म आ गई, ये एक टर्म आ गई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इसमें भी सेपरेट कर लो। तो हम यहां पे फर्दर इसको इंटीग्रेशन को सेपरेटली अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा वीएम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2। यहां पे कॉस अल्फा इंटीग्रेशन 0 से लेके टी 1 डी टी माइनस यहां पे 0 से लेके टी, एक काम करते हैं, यहां से cos फाई कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही निकाल देते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन लगा देते हैं, है ना। तो ये cos फाई, ये वाली टर्म को इंटीग्रेशन अलग से अप्लाई किए तो cos फाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से लेके t cos 2 ओमेगा t dt, ठीक है, माइनस यहां से भी देखो, सॉरी माइनस नहीं होगा, माइनस एंड ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। ये देखो ना, मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है ना एक्सपांशन, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां से भी क्या साइन फाई कांस्टेंट आएगा, तो इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से लेके टी साइन 2 ओमेगा टी। देखो ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में ना सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, मैं सिर्फ आपको इसका डेरिवेशन दिखा रहा हूं कि भाई ऐसे वो आंसर आता है, ऐसे उन्होंने डिराइव किया होगा, या फिर होना चाहिए, उन्होंने डेरिवेशन देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट लिखा है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि भाई कहां से वो आंसर आया, ठीक है, ये जानना भी बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। चलो तो अभी सब सारी चीजें सेट है, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका हो जाएगा आई एम इंटू वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2। इसका इंटीग्रेशन क्या, देखो 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, टी होता है ना। तो ये कॉस अल्फा इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा स्मॉल टी 0 से लेके कैपिटल टी, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा कॉस फाई इंटू, भाई याद करो cos 2 ओमेगा टी, मैंने क्या बोला था, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, लेकिन यहां पे थीटा के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी हुआ है ना, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा भाई sin 2 ओमेगा टी, लेकिन हमें पता है कि t के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, और जो मल्टीप्लाई हुई टर्म है वो डिनोमिनेटर में लिखनी पड़ती है बाई रूल, ठीक है। तो ये हो जाता है 0 से लेके t, प्लस ये होता है साइन फाई, और यहां पे साइन 2 ओमेगा टी को हम क्या लिखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो इंटीग्रेशन तो होगा माइनस, अरे यार ऑटो से बहुत परेशान करके रख दिया, 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, ठीक है, 0 से लेके टी, बस खत्म, इतना ही है, ठीक है। चलो और अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दे क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी एम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2, यहां पे कॉस अल्फा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा t माइनस 0, ठीक। चलो ये माइनस कॉस फाई 2 ओमेगा को इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो यहां पे मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको अलग से लिखूंगा भी, अलग तरीके से लिखूंगा। तो ये होगा साइन 2 ओमेगा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बाई टी लिख सकता हूं, है ना। तो मैंने ये ओमेगा जो था ना, इसको 2 पाई बाई टी लिखा, और यहां पे पहले अपर लिमिट टी की जगह पे प्लेस की, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, समझ में आया बात, माइनस अगर मैं टी की वैल्यू यहां पे 0 प्लेस करता हूं, तो 0 इंटू 2 ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं cos 0 ओनली, है ना। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। उसी तरीके से पहले तो ये माइनस है ना, उसको बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 2 ओमेगा, मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया। अब यहां पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो अपर लिमिट होगी cos 2 ओमेगा को मैं क्या लिखता हूं, 2 पाई बाई टी लिखता हूं, ठीक है। और जैसे ही आप यहां पे टी की जगह पे अपर लिमिट प्लेस करते हो, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो टी की जगह पे आप 0 प्लेस कर दो यहां पे, तो पूरी टर्म 0, मतलब कि ये cos 0 लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अच्छा मैंने एक गलती कर दी ना, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पे cos लिख दिया, ये cos 0 नहीं होगा, ये sin 0, साइन है ना, साइन फंक्शन है, सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो ये होगा sin 0, सॉरी फॉर दैट, ओके। चलो तो ये हम लिखेंगे sin 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे साइन है ना, तो sin 0 होगा लोअर लिमिट, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे ये टी तो छम्मा छम्मा, जरा देखो ये साइन 2 इंटू 2 पाई कितना होता है, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन जितनी भी पाई ले लो, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, आपको पता है ये आंसर आता है 0, ठीक है। और साइन 0 भी क्या 0, तो ये तो 0 हो गया, मतलब कि पूरी टर्म 0 हो गई। उसी तरीके से यहां पे देखोगे तो यार यहां पे भी टी तो कैंसिल हो जा रहा है, ये टी कैंसिल,
कॉस 2 इंटू 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, जितनी भी इवन पाई आती है वो आंसर देती है 1, और कॉस 0 भी क्या आंसर देता है 1। जरा देखो तो ये भी 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये टर्म भी 0। मतलब कि देखो यार, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होता है भाई। तो बचा क्या, वो पिछली दो टर्म तो 0 हो गई, तो बचा क्या, जो बचा उसको लिखो। तो ये हमारे पास बचा क्या, तो वीएम इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू ये t माइनस 0 टी होता है, तो इसको हम अच्छा यहाँ पे 2 लिखना, सॉरी टी लिखना भूल गया मैं, हर एक जगह पे टी लिखना, ऐसा ही होता है भाई, डेरिवेशन लंबा चलता है ना तो ऐसा ही हो जाता है, भूल जाते हैं थोड़ा बहुत चलो, तो ये 2t इंटू टी कॉस अल्फा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो 0 हो गई पूरी टर्म, और पिछली वाली जो आखिरी टर्म है वो भी तो 0 हो चुकी है। तो यहां से आप देखोगे तो ये टी इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और बचा क्या यहाँ पे, बचा हमारे पास vm इंटू आई एम divide by 2 times cos alpha. So this is the average power. This is the average power. इसको अच्छे से लिखते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, इसको अच्छे से लिखते हैं, हम यहां पे लिखते हैं। तो अच्छे से लिखना मतलब क्या, इसको आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में लिखो अभी। तो ये पी एवरेज इज इक्वल टू क्या, मैं ये जो 2 है डिनोमिनेटर में जो 2 है, इसको मैं √2 भी तो लिख सकता हूं, √2 इंटू √2 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, इनटू कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, ये वीएम बाई √2 जो भी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम वी आर एम एस बोल सकते हैं। आई एम बाई √2 इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम आई आर एम एस बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस अल्फा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास एक एवरेज का फॉर्मूला। एक एवरेज मतलब कि एवरेज का पहला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज के लिए एक फॉर्मूला। इस तरीके से आप दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हो। यहां पे अगर मैं यहां पे v इज इक्वल्स टू आई आर लिख दूं, v इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूं, आई आर, यहां पे आई आर नहीं लिखेंगे, यहां पे आई जेड लिखेंगे। तो हमारे लिए दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं v का वैल्यू प्लेस करता हूं आई आर एम एस इंटू जेड, तो अब मेरे लिए यह फॉर्मूला बन जाएगा, v की जगह पे मैंने लिखा आई आर एम एस इंटू जेड मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस इंटू कॉस अल्फा, विच कैन बी रिटर्न एज आई स्क्वेयर आर एम एस into z into cos alpha. So this is the second formula to find out the average power. तो एक ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक ये फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहां पे आप एवरेज पावर कोई भी सर्किट के लिए लगा सकते हो, कोई भी सर्किट के लिए फाइंड आउट कर, दैट डजंट मैटर कि वो सिर्फ कैपेसिटिव ही होनी चाहिए, इंडक्टिव ही होनी चाहिए, प्योर रेजिस्टिव होनी चाहिए, आरएल होनी चाहिए, आर नहीं, सभी के लिए आप लगा सकते हो। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जनरल फॉर्मूला है, किसी के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये जो कॉस अल्फा, सॉरी यार ये कॉस अल्फा क्यों मैंने लिखा, ये कॉस फाई है। क्या कर रहे हो सर आप, कितनी गलती कर रहे हो, हो ये कॉस फाई है, इट इज कॉस फाई। सर चाय पिए हो कि नहीं पिए हो, नहीं पिए है भाई, ये कॉस फाई है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट चलो, तो यहाँ पे भी हमें इसको चेंज करना पड़ेगा ना, सो आई हैव टू चेंज इट, ये कॉस फाई है, ठीक है। ये अल्फा के चक्कर में ना यहाँ पे हमने वो एक्सपेंशन देखा, अल्फा दिमाग में फिट हो गया तो ये कॉस फाई, ये कॉस फाई, ये कॉस फाई, ये कॉस फाई, सॉरी फॉर दैट, ओके। चलो, तो ये कॉस फाई है, ठीक है। तो ये जो कॉस फाई है ना, इसको बोला जाता है पावर फैक्टर, इसको क्या बोलेंगे हम, पावर, इसका स्पेसिफिक नाम होता है पावर फैक्टर। सो यहां पे cos phi can be written as power factor of that particular circuit. पावर फैक्टर, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चल सकता है,
पावर फैक्टर से हमें क्या पता चल सकता है? तो पावर फैक्टर से हमें यह पता चल सकता है कि भाई ये सर्किट के अंदर पावर कितना डिसिपेट करेगा, कितना हिट के फॉर्म में जाएगा, कैसा रहेगा। अगर हम इतना पावर देते तो ये सर्किट इस पावर का इस्तेमाल कौन से तरीके से करेगी, ठीक है। वो एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर जो भी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है। हमेशा हमने ये सुना होगा कि भाई इसका पावर फैक्टर इंप्रूव करना है हमें, है ना। तो पावर फैक्टर क्यों इंप्रूव कर दिया जाता है, क्यों इंप्रूव करने की जरूरत आती है? मतलब कि पावर फैक्टर ऐसी एक टर्म है कि जो आपको दिखाती है कि भाई आप जो पावर देते हो तो उसमें से सर्किट किस तरीके से उस पावर को यूटिलाइज करती है, कहां पे जाता है वो पावर, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें पावर फैक्टर से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जितना पावर फैक्टर अच्छा है, इंप्रूव्ड है, उतना आपके सर्किट के द्वारा कंज्यूम होने वाला पावर अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल, मतलब कि आप जो सर्किट को पावर डिलीवर करेगा सोर्स, वो अच्छे तरीके से यूज हुआ होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़े बहुत यहाँ पे टर्म्स वगैरह भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा ये सारे टर्म्स वगैरह कि भाई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द पावर इन एसी सर्किट। मान लो कि अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई पावर फैक्टर से हमें ये पता चलता है कि ये कैसा नेचर है, किस तरीके का है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है ना। तो यहाँ पे देखो, मान लो कि अगर हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट ली है और हमारे पास फॉर्मूला क्या आया पावर का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारा एवरेज पावर का हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, या फिर आप इसको बोलो V आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, ऐसे आपने याद रखा होगा। कोई ऐसी अगर आपने स्टैंडर्ड बुक रिफर किया तो वहां पे कॉस डेल की तरह इसको डिनोट करते हैं, कॉस डेल्टा की तरह डिनोट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जिस नोटेशन का आप इस्तेमाल करो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम फाइव का नोटेशन यूज कर रहे हैं, तो वो फाइव क्या है वो भी पता होना चाहिए कि वो सर्किट में करंट वोल्टेज से कितना लीड या लैग कर रहा है, वो वैल्यू, वो एंगल है फाइव, है ना। और उसका कॉस वैल्यू निकालोगे वो होगा पावर फैक्टर ऑफ दैट सर्किट। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं मान लो कि मैंने बोला ना कि ये फॉर्मूला इन जनरल सेंस में आप यूज कर सकते हो कोई भी सर्किट के लिए। मान लो आपको सर्किट दी गई है रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो कि ऐसे केस में वो सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस ही होगा, है ना, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसे केस में ये फाइव क्या है, फाइव इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और वो कितना होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए आप समझ सकते हो, वो फाइव कितना होना चाहिए, तो भाई 0 डिग्री, क्योंकि इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस हमें पता है कि वोल्टेज एंड करंट इन फेज होते हैं, ठीक है। तो फाइव कितना होगा, 0 होगा। और अगर फाइव 0 है तो इसका मतलब ये है कि cos फाइव की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और cos फाइव की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे मैक्सिमम पावर का डिसिपेशन हो रहा है ना। क्योंकि ये प्योर रेजिस्टेंस है तो सारा पावर हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाए। मैंने क्या बोला कि पावर फैक्टर से हमें क्या पता लगता है, पावर फैक्टर से हमें क्या पता लगता है, पावर फैक्टर से भाई आप जो सोर्स यहाँ पे पावर देने वाला है वो पावर सर्किट कैसे कंज्यूम करने वाला है, सर्किट कैसे यूज कर रही है, वो आपको पता लगता है। इसीलिए बोला है कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, इंप्रूव करो, ठीक है। तो इंप्रूव करने का मतलब यही होता है कि भाई आप जो पावर दे रहे हो, सोर्स दे रहा है, तो उसमें से पावर कहाँ कहाँ जा रहा है ना, हीट के फॉर्म में तो नहीं जा रहा है ना। जितना कम जाए उतना अच्छा है, उतना बढ़िया तरीके से हम पावर को यूटिलाइज कर पाए, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि सोर्स जिस तरीके से पावर देता है उस पावर का हो क्या रहा है वो आप पावर फैक्टर से पता लगा सकते हो, है ना। तो यही तो बात है यहाँ पे समझने की। तो अगर रेजिस्टिव नेटवर्क है तो हमें समझ में आता है कि तो तब यहाँ पे फाइव कितना होगा, 0, और फाइव अगर 0 है तो कॉस फाइव कितना, 1। तो उस हिसाब से यहाँ पे पावर एवरेज पावर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर। और वो हमने देखा भी है, वहां पे देखा था आपने, ठीक है, पहले ही लेक्चर में हमने देखा था। आप मिला लो इसके साथ तो आपको वही आंसर मिलेगा वहां पे जो देखे थे वो, ठीक है। सेकंड, अगर मान लो कि प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो ऐसे केस में क्या होगा, तो अगर प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो ऐसे केस में हमें पता है कि फाई कितना होता है, करंट एंड वोल्टेज। अगर क्या इंडक्टिव नेटवर्क है तो भी करंट एंड वोल्टेज के बीच में लैगिंग या लीडिंग का जो भी कंसेप्ट है उसमें π/2 एंगल बने। सिर्फ प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव, मैं सिर्फ एल या सिर्फ सी की बात कर रहा हूं, ठीक है, आर एल या आरसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एल या सी की बात कर रहा हूं। तो ऐसे केस में हमें पता है कि इंडक्टिव नेटवर्क के केस में वोल्टेज करंट से π/2 जितना आगे रहता है, करंट वोल्टेज से π/2 जितना पीछे रहता है, लेकिन एंगल कितना होता है, π/2 का। सिमिलरली कैपेसिटिव नेटवर्क में क्या होता है, तो करंट वोल्टेज से π/2 जितना आगे होता है,
सिमिलरली आप देखोगे तो यहाँ पे भी एंगल कितना, करंट एंड वोल्टेज के बीच में π/2, मतलब कि चाहे प्योर इंडक्टिव नेटवर्क हो या प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क हो, इन दैट केस द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/2। और अगर ये π/2 लेते हैं तो cos π/2 कितना होता है, 0 होता है। cos π/2 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक साइकिल में डिसिपेट होने वाला पावर कितना, 0। और वही तो हमें वहां पे मिला था रिजल्ट, है ना। प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव के केस में एवरेज पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल इज 0, क्योंकि इंडक्टर एंड कैपेसिटर क्या करते हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो एनर्जी यूज एब्जॉर्ब करते हैं, वो सारी एनर्जी वापस रिलीज भी कर देते हैं, है ना। जो सोर्स से लिया वो दे भी देते हैं, तो लेते हैं उसको दे भी देते हैं, इसीलिए यहाँ पे एवरेज पावर कंजम्पशन 0 है। तो वहां पे हमने उसका भी ऐसा डेरिवेशन देखा था, लेकिन आप चाहो तो यहीं से उसका इस्तेमाल कर, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके वो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे cos 5 π/2 होगा दोनों केस में, तो cos π/2 0 होता है ना। तो इसीलिए एवरेज पावर 0 हो जाएगा। और ऐसे केस में जो भी करंट यहां से फ्लो करेगा ना वो सर्किट में, जब यहाँ पे एवरेज पावर डिसिपेशन 0 है वन साइकिल के लिए, ऐसे केस में अगर कोई करंट उसमें से फ्लो करता है तो वो करंट को बोला जाता है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट मतलब कि यहाँ पे कोई भी, वाट नहीं भाई, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर यहाँ पे डिसिपेट हो ही नहीं रहा है ना। जो भी पावर ले रहा है वो वापस दे रहा है ना। तो जो पावर लेता है वो देता है, लेकिन अगर मान लो कि उसमें से करंट का फ्लो है, तो करंट का फ्लो है तो हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस होता तो I2R से हीट के फॉर्म में पावर डिसिपेट होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई पावर का डिसिपेशन नहीं दिख रहा है, फिर भी करंट का फ्लो है, तो ऐसे केस में हम वो वाले करंट को वॉटलेस करंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो उसके बाद अगर RLC परिपथ आता है तो ऐसे केस में क्या होगा, तो तब फाई कितना होता है, तो तब फाई tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइड बाई R के बराबर होता है, हमने देखा था, है ना। तो ऐसे केस में आप पावर डिसिपेशन निकाल सकते हो, एवरेज पावर। यहाँ पे मैं 0 नहीं बोलूंगा एवरेज पावर, भले यहाँ पे कैपेसिटर है, इंडक्टर है, लेकिन XL एंड XC में अंतर है, XL की वैल्यू एंड XC की वैल्यू सेम नहीं है, तो ऐसे केस में कुछ हमें एवरेज पावर मिलेगा। ठीक है, तो वो आप ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फाई पता होना चाहिए। और फाई कैसे निकालते हैं, तो वो भी फॉर्मूला आपको पता है LCR परिपथ के लिए, तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो आपको पी एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट केस इज पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंट, मतलब कि मान लो कि रेजोनेंस कंडीशन आ गई जिसमें XL इज इक्वल टू क्या होता है, XC होता है। तो आप खुद ही सोच लो कि अगर XL इज इक्वल टू XC है तो फाई इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइड बाई R। दिस इज द फॉर्मूला। अगर मान लो कि यहाँ पे न्यूमरेटर टर्म ही 0 हो रही है तो 0 डिवाइड बाई R कितना होगा, 0। तो tan इनवर्स 0 कितना होता है, तो 0 होता है, तो तब भी फाई क्या हो गया, 0। फाई 0 मतलब कि cos 0 क्या होता है, 1। मतलब कि जो भी पावर यहाँ पे डिसिपेट होगा वो पूरा मैक्सिमम पावर होगा, मतलब कि जो भी पावर दे रहे हैं वो पूरा हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। इट इज सिमिलर टू दी प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क, है ना। ये जो केस नंबर 4 है वो प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क के जैसा है। भले वहां पे फिजिकली कैपेसिटर इंडक्टर है, लेकिन रेजोनेंट कंडीशन पे दोनों के इंपीडेंस सेम हो रहे हैं, दोनों का रिएक्टेंस सेम हो रहा है, तो इसकी वजह से एंगल बनेगा यहाँ पे 0 डिग्री और cos 0 होता है 1। तो ऐसे केस में वो सर्किट प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क की तरफ बिहेव करेगी। तो ऐसे केस में जो रेजिस्टिव नेटवर्क में जिस तरीके से मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो, क्योंकि वहां पे कोई पावर रिटर्न नहीं होता है, सारा पावर वो खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सारा पावर कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड, है ना, जो यहाँ पे भी आपको दिखेगा प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, है कि नहीं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, तो समझ में आया पावर का पूरा खेल। तो ये एवरेज पावर निकालने का हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 7.7 देखो क्या बोला है, फॉर सर्किट्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर ए लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन व्हाई। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जाता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की के ऊपर, मतलब कि जहाँ पे पावर स्टेशन है वहां से अगर आपके रेसिडेंस तक अगर पावर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना कि वो लोग ना करंट को इंक्रीज नहीं करते हैं, वो लोग वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं, जहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। ये ट्रांसफार्मर जब भी आएगा ना तब हम देखेंगे, ठीक है।
तो ट्रांसफॉर्मर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्यों वहां पे स्टेप अप यूज होता है, क्यों हमारे यहाँ पे स्टेप डाउन, और क्यों वोल्टेज को ही इंक्रीज किया जाता है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि भाई अगर मान लो कि पावर फैक्टर यहाँ पे बोला है ना कि पावर फैक्टर लो है, अगर मान लो कि यहाँ पे पावर फैक्टर लो है, तो लो पावर फैक्टर है, तो ऐसे केस में cos फाइव की वैल्यू लो है, cos फाइव की वैल्यू कम है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको भाई ये करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर cos फाइव रिड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली अगर पावर को इंप्रूव करना है तो आपको आई को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आई को इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, जैसे हम आई को इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से भाई सीधी सी बात है कि भाई वो जिस तार का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो तार का भी खुद का रेजिस्टेंस होता है। मान लो कि मैंने एक तार इस्तेमाल किया है जो 1 मीटर में 1 ओम का रेजिस्टेंस देता है, और मान लो कि मैंने 100 किलोमीटर तक वो तार को खींचा और इलेक्ट्रिसिटी को मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि सारे रेजिस्टेंस वो सीरीज में आ जाएंगे। 1 किलोमीटर का तार है, 1 मीटर का नहीं मानते, मान लो कि 1 किलोमीटर का तार में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर की लेंथ में 1 ओम का रेजिस्टेंस है और मैंने 100 किलोमीटर का तार लंबा खींचा है किसी एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, तो आप समझ सकते हो कि सारे सीरीज में आ जाएंगे। तो अगर 1 किलोमीटर की लेंथ में 1 ओम, तो 100 किलोमीटर की लेंथ में कितना ओम होगा, 100 ओम। तो आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस उसको ऑफर हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को। तो ऐसे केस में अगर मैं cos फाइव अगर मेरे पास स्मॉल है, ऐसे केस में अगर मैं करंट को इंक्रीज भी करता हूं, ठीक है, तो ऐसे केस में होगा क्या, रेजिस्टेंस की वजह से आई स्क्वायर आर से यहाँ पे पावर लॉस हो जाएगा, और वो नहीं चाहते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही चीज देखा है, आई को इंक्रीज करना। ट्रांसफॉर्मर देखेंगे ना तो वहां पे पढ़ेंगे, वहां पे हम वी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अभी के लिए क्या है कि हमें पता नहीं कि वी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, वो मेथड हमें पता नहीं है। लेकिन वो जैसे ट्रांसफॉर्मर स्टडी करेंगे तो हमारे पिक्चर में, हमारे दिमाग में वो मेथड भी क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम वी को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ आई को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हम वी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मर जैसे स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मेरे पास ये टर्म कम है तो पावर को इंक्रीज करने के लिए मुझे आई को, अभी के लिए समझ लो कि आई को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में मुझे आई को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे cos फाइव स्मॉल है तो आई को मुझे बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं आई को इंक्रीज करता हूं तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ सर्टेन इन द रेंज ऑफ मीटर तक ही हमें ट्रांसपोर्ट नहीं करनी, हमें सर्टेन इन द रेंज ऑफ किलोमीटर्स में उसको ट्रांसपोर्ट करनी होती है ना। जैसे कि उकाई से मेरे घर तक अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो कितना बड़ा डिस्टेंस है, सर्टेन इन द रेंज ऑफ किलोमीटर्स। तो ऐसे केस में लंबे डिस्टेंस के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ऐसे केस में अगर आप करंट को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी उतना इंक्रीज हो जाता है तार का, है ना। हमें लगता है कि भाई किलोमीटर में सिर्फ 1 ही ओम है ना, लेकिन भाई जब आप 100 किलोमीटर तक जाओगे ना तो वो वही 1 ओम वो 100 ओम के बराबर हो गया है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। तो पावर लॉस मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस आपको समझ में आया अभी इन्होंने जो दिया है कि भाई फॉर सर्किट्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर ए लो पावर फैक्टर इंप्लाइज द लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। क्यों लार्ज पावर लॉस बोला उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे cos फाइव को अगर स्मॉल ले रहे हैं तो ऐसे केस में आई को इंक्रीज करना पड़ता है, और जैसे ही आई को इंक्रीज करोगे तो भाई पावर लॉस भी उतना इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। दूसरा देखो, पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड by the use of a capacitor or appropriate capacitance in the circuit. Explain it. पावर फैक्टर इंप्रूव हो सकता है अगर आप कैपेसिटर या इक्विवेलेंट अप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस को वहां पे लगा दो तो। मान लो बच्चों, एस फॉर द एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, मान लो अगर पावर फैक्टर को आपको इंप्रूव करना है तो ऐसे केस में ध्यान से सुनिएगा, मान लो कि आपने जिस सर्किट में कनेक्शन दिया है, जो आरएलसी परिपथ आपने यूज किया है, तो ऐसे केस में आपका वोल्टेज लेट्स से कि वाई एक्सिस के ऊपर है, और ऐसे केस में करंट वोल्टेज से मान लो कि फाई जितना पीछे आया, तो ये आपका करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये आपका वोल्टेज है जो वाई एक्सिस के ऊपर है, और ये आपका करंट है जो वोल्टेज से फाई एंगल जितना पीछे चल रहा है, ठीक है। सर्किट का नेचर जो भी है हमें देखना नहीं है, हो सकता है शायद यहाँ पे एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप समझ लो कि यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा ही नेटवर्क है, हो सकता है कि ये आरएल नेटवर्क भी हो, आरएलसी होना जरूरी नहीं है, ये आरएल नेटवर्क भी हो सकता है। तो मान लो कि ये आरएल नेटवर्क है, तो ऐसे केस में होगा क्या, तो हमने देखा कि भाई करंट वोल्टेज से फाई जितना पीछे चल रहा है। अभी जैसे ही हमने देखा कि वोल्टेज को हमने वाई एक्सिस पे लिया तो करंट एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में कहीं अटक गया।
तो हम क्या मानते हैं, जब भी हम इसको फेजर डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करते हैं तब हम ये करंट एंड वोल्टेज को वेक्टर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये करंट वेक्टर है, करंट वेक्टर है, ठीक है, तो फेजर वेक्टर है। तो ऐसे केस में क्या मैं इसको रिजोल्व कर सकता हूं दो कंपोनेंट में? मेरे पास एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस पे करंट का ही, और ये करंट का ही दूसरा कंपोनेंट आएगा वाई एक्सिस पे, है ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने क्या किया, आई को मैंने रिजोल्व कर दिया। मुझे जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट मिला वो आई क्यू मिला, और मुझे जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट मिला करंट का वो आई पी मिला, ठीक है। तो एक आई क्यू आया, एक आई पी आया, ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, यही आई को दो कंपोनेंट से डिनोट कर दिया। अभी अगर मान लो कि मैं, क्योंकि मुझे पता है, ध्यान से समझिएगा, मुझे पता है कि कैपेसिटर की वजह से जो भी करंट होता है ना वो वोल्टेज से पाई बाय 2 जितना आगे चलता है ना। तो अगर मैं यहां पे कैपेसिटर लगा दूं और उतने कैपेसिटेंस लगा दूं, उस तरीके की वैल्यू मैं यहां पे सेट कर दूं, ताकि उसकी वजह से जो करंट आए ना, वो करंट एग्जैक्टली ये वोल्टेज से पाई बाय 2 जितना आगे तो आएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो भी है ना वो इसके बराबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर अगर यहां पे मैं कैपेसिटर लगाऊंगा तो मुझे पता है कि कैपेसिटर की वजह से करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 जितना आगे निकल जाएगा, है ना। करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 जितना आगे होता है, तो कैपेसिटर में से पास करने वाला जो करंट वोल्टेज से आगे चलाएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए। इस तरीके की मैं यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू पसंद करता हूं। तो ऐसे केस में होगा क्या पता है, ये भाई साहब को कैंसिल कर देंगे, और जैसे एक दोनों को कैंसिल कर देंगे तो बचा क्या, रिजल्टेंट पावर कौन देगा, सिर्फ V इंटू आई पी, है ना। क्योंकि ये आई क्यू एंड आई क्यू डैश कैपेसिटर की वजह से जो यहाँ पे करंट जो पाई बाय 2 जितना आगे निकल गया, उसका मैग्नीट्यूड हमने इस तरीके से, देखो ना यहाँ पे बोला है एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस, मतलब कि वो कैपेसिटेंस ऐसा होना चाहिए कि जो हमें मैग्नीट्यूड कितना देता हो, आई क्यू के बराबर, लेकिन क्योंकि वो लैग कर जाए, लीड कर जाएगा, लीड करेगा, इसलिए पाई बाय 2 जितना लीड करेगा, इसलिए वो यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यहां पे, क्योंकि वोल्टेज को हमने वाई एक्सिस पे लिया है। तो लीडिंग का मतलब ये होता है कि ये करंट यहां पे आएगा नेगेटिव एक्स एक्स डैश पे ऊपर, एक्स डैश के ऊपर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे केस में दोनों का मैग्नीट्यूड इस तरीके से हमने कैपेसिटर को यहाँ पे चूज किया है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो बचा क्या, पावर कौन देगा सिर्फ हमें, V इंटू आई पी, ठीक है। तो ऐसे केस में आप इंप्रूव कर सकते हो। तो P इज इफेक्टिवली आई पी टाइम्स V। तो कर दिया हमने इंप्रूव, ठीक है। यही तो होता है पावर फैक्टर इंप्रूव, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 7.8, a sinusoidal voltage of peak value 283 volt and frequency 50 hertz is applied to a series LCR circuit in which R is equals to 3 ohm, L is equals to 25.48 millihenry and C is equals to 796 microfarad. Then find, पहला क्वेश्चन impedance of a circuit, दूसरा क्वेश्चन the phase difference between voltage across the source and the current, and C, question C, the power dissipated in the circuit, and D, the power factor, ठीक है। तो चार चीजें यहाँ पे निकालने को बोला है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, निकाल लेते हैं, उसमें क्या है, चलो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पे जितनी चीजें दी गई है उसको लिखो। देखो यहाँ पे ना आरएमएस वैल्यू नहीं दी गई, पीक वैल्यू दी गई। देखो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज गिवन, दैट इज Vm। यहाँ पे Vrms नहीं दिया है, देखो ध्यान से, Vm दिया गया है, तो Vm 283 वोल्ट दिया गया है, बहुत ही बढ़िया। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, हमारे घर में जो आती है वही फ्रीक्वेंसी दी गई है, दैट इज 50 हर्ट्ज। चलो आगे बढ़ो, एलसीआर परिपथ दिया गया, रेजिस्टेंस हमें 3 ओम का दिया गया है, बहुत ही बढ़िया। चलो इंडक्टेंस कितना दिया गया है, यहाँ पे इंडक्टर कनेक्टेड है 25.48 मिली हेनरी का, बहुत बढ़िया। एंड कैपेसिटर लगाया गया है 796 माइक्रोफेरेड का। अच्छा हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम 25.48 इंटू 10⁻³ हेनरी लिख देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, तो 796 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड लिख देते हैं। क्लियर? चलो तो पहले तो ए, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा भाई, सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा, तो इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे यहाँ पे। अच्छा इम्पीडेंस निकालने से पहले क्या हमें एक्सएल एंड एक्सी निकालना पड़ेगा, जी हाँ। तो पहले एक्सएल एंड एक्सी निकाल लो। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एल, विच कैन बी रिटन एज 2πfl। इट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू, और यहाँ पे हेनरी 25.48
इंटू 10⁻³ ठीक है। चलो तो आपके पास कैल्सी है, आप कैल्सी का इस्तेमाल कर सकते हो, तो कैल्सी का इस्तेमाल करो। 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 25.48, तो कुल मिला के देखें तो हमारे पास आंसर आया बच्चों 8000.72 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे तो हम 3 डिजिट को शिफ्ट करेंगे तो हम इसको 8.00072 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 8 लिखते, ठीक है 8 लिख दे क्या, हाँ 8 लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो उसी तरीके से इसी में हमें एक्सी भी निकालना है, तो एक्सी भी पता कर लेते हैं कि भाई एक्सी कितना होगा। तो ये होता है 1/ω_c और इसको हम लिखेंगे 1/2πfc। 2πfc इट इज नथिंग बट 1 मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। सी कितना है यहाँ पे, तो सी की वैल्यू हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 796 इंटू 10⁻6 ठीक है। -6 को हम ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको डिवाइड वगैरह कर लेते हैं। तो आपके पास कैल्सी है तो 1/2 उसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम 3.14 से, उसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम 50 से और इसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम 796 से। तो हमारे पास ओ हो 0.12345 50 ठीक है 40009 1239 इंटू 10⁻6 6 डिजिट सिर्फ कर दो 1 2 3 4 5 6, तो 4.0009 को मैं सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 4 बोल दूं क्या, ठीक है बोल सकते हैं 4 भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो जाएगा एक्सी। तो देखो हमारे पास एक्सएल की वैल्यू आई 8, एक्सी की वैल्यू आई हमारे पास 4 ओम। तो अब हमारे लिए इंपीडेंस निकालना बहुत ही आसान है। तो भाई इंपीडेंस कितना होता है आरएलसी परिपथ में, अंडर रूट में r² प्लस एक्सएल माइनस, यहां पे देखो अभी एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तो मैं यहां पे लिखूंगा एक्सएल माइनस एक्सी। आप चाहो तो एक्सी माइनस एक्सएल लिखो, होल स्क्वायर हो जाएगा तो वो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आर का स्क्वायर मतलब कि रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 3 ओम, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे एक्सएल 8 - 4, तो 8 - 4 होता है 4, ठीक है। तो 8 - 4 होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब कि 16, तो ये अंडर25 तो ये आएगा 5 ओम। समझ में आया। तो ये हमें मिल गया इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। चलो पहला क्वेश्चन तो हमने निकाल लिया। अभी क्वेश्चन में क्या बोलते द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट। तो वोल्टेज फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। देखो आरएलसी परिपथ में हमें पता है कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, आरएलसी परिपथ में हमें पता है। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि हियर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, तो मैं इतना बोल सकता हूं कि फाई का वैल्यू अब मैं क्या लिखूंगा tan इनवर्स मैं लिखूंगा ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी डिवाइड बाई आर, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो ये ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी कितना है, तो ओमेगा एल 8 है, ओमेगा सी 4 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अच्छा डिवाइड बाई आर, हाँ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 - 4, 8 - 4 कितना होता है 4 होता है, तो ये 4 डिवाइड बाई 5, तो tan इनवर्स 4/5 ये कितना होगा। तो अगर आपको वो ट्राइंगल पता है, छोटा सा ट्राइंगल, ठीक है छोटा सा ट्राइंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 37 डिग्री एंड 53 डिग्री के लिए। तो मान लो कि ये एंगल है 37 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री, तो इन दिस केस 37 के सामने वाली बाजू 3, 53 के सामने वाली बाजू 4 और ये हो जाएगा हाइपो 5। तो अब खुद ही देख लो कि भाई 4/3 सॉरी 5 नहीं 4/3 रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 है, तो 4/3 कितना होगा सामने वाली डिवाइड बाय पास वाली, तो सामने वाली 4 है पास वाली 3 है, तो भाई ये एंगल बनेगा 53 डिग्री है ना, तो ये एंगल बनेगा 53 डिग्री, ठीक है। तो फाई कितना आया 53 डिग्री, समझ में आया, फाई इज दी 53 डिग्री। अभी यहां पे देखो क्योंकि हमने यहां पे पहले से अज्यूम कर लिया, आपकी एनसीईआरटी की किताब में क्या किया इन्होंने
ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल ही लिया है और फिर इसकी वैल्यू आपको नेगेटिव लेके आए और फिर बोलो कि भाई इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि भाई यहां पे करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले से अज्यूम कर लिया कि भाई यहाँ पे एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी सर्किट होगी उसका नेचर इंडक्टिव नेटवर्क के बराबर होगा। और इंडक्टिव नेटवर्क में क्या होता है, करंट हमेशा वोल्टेज से पीछे चलता है। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से लिख सकते हैं ना कि भाई हियर आई लैग्स वी बाय 53 डिग्री, है ना। तो उन्होंने क्या किया, वही वाला फॉर्मूला यूज किया और इसका आंसर माइनस लेके आए और फिर बोले कि भाई माइनस है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है ना। आप इसको यहां से भी पता लगा सकते हो कि भाई इसका नेचर कैसा होगा, है ना। तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्स है, तो भाई इस सर्किट का नेचर होगा इंडक्टिव नेटवर्क के बराबर, मतलब कि इंडक्टिव नेटवर्क में हमेशा करंट पीछे चलता है, तो यहाँ पे भी करंट पीछे चलेगा। तो हमें वो माइनस निकाल के ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से देख के ही पता लगा सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, बस ये पता करना होता है कि कितना आगे या कितना पीछे होगा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ से पता कर लिया। क्लियर। चलो एंड लास्ट नहीं, और दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन सी, ठीक है। क्वेश्चन सी क्या है, तो देखो द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर में सॉरी सर्किट में पावर कितना डिसिपेट करेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो सर्किट में पावर कितना डिसिपेट करेगा, तो यहां पे पावर डिसिपेटेड इन सर्किट, पावर डिसिपेटेड इन सर्किट, ठीक, वो कितना होगा। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला अप्लाई कर, क्योंकि यहां पे P इज इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूं लेट से आई स्क्वेयर आर एम एस टाइम्स आर, ठीक है। जो भी पावर डिसिपेट, देखो डिसिपेट बोला है, तो जो भी पावर डिसिपेट करेगा वो रेजिस्टर के अक्रॉस में करेगा, है ना। तो रेजिस्टर के अक्रॉस में जितना करेगा उतना यहाँ पे डिसिपेट होगा। फर्दर में आई आर एम एस की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, तो आई आर एम एस की वैल्यू में लिख सकता हूं बच्चों इसको, आई आर एम एस की वैल्यू हम वी आर एम एस में तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वी एम की वैल्यू है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज नथिंग बट आई एम बाई रूट टू, ठीक है, आई एम बाई रूट टू का स्क्वायर टाइम्स आर, ठीक है। नाउ दिस आई एम बाई रूट टू, आई एम को मैं लिखता हूं वी एम बाई जेड, क्योंकि हमें पता है आई एम इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी वी एम इज इक्वल टू क्या होता है, आई एम टाइम्स इम्पिडेंस, ठीक है। तो आई एम इज इक्वल टू मैं वी एम बाई जेड लिख सकता हूं क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं इसको फर्दर लिखूंगा वी एम बाई रूट टू टाइम्स जेड का होल स्क्वायर टाइम्स आर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस कर दो आप, देखो ये रूट टू भी जो भी है वी एम का स्क्वायर होगा, मतलब कि ये 283 का स्क्वायर होगा, आर है हमारे पास 3 डिवाइड बाय रूट टू का स्क्वायर 2 होता है एंड जेड हमने निकाला था 5, ठीक है। तो आप इसको जरा मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं कैलसी का इस्तेमाल करता हूँ, 283 मल्टीप्लाई बाई 283 और वो फर्दर मल्टीप्लाई होगा 3 से और फिर उसको डिवाइड करना है हमें, डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास ये आंसर, एक सेकंड, हमने ये क्या किया है, ये हमने i इज इक्वल टू आई एम बाई रूट टू और ये z का वैल्यू, तो करंट कितना आया हमारे पास, ये अच्छा ये z स्क्वायर होगा, ओ सॉरी ये z स्क्वायर होगा ना, रूट टू का तो स्क्वायर किया लेकिन z का स्क्वायर नहीं किया हम लोग, ठीक है। तो ये z का स्क्वायर होगा, ओके नाउ इट इज परफेक्ट। तो 283 मल्टीप्लाई बाई 283 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 25 और डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास कुछ आंसर आता है 4805, 4805 समथिंग। तो ये आंसर हमारे पास आया 4805.34 वॉट, ठीक है। तो इतना पावर डिसिपेट होगा रेजिस्टर के अक्रॉस में, ठीक है। तो इतना पावर डिसिपेट कहां पे हो सकता है, हिट के फॉर्म में रेजिस्टर के अक्रॉस में, ठीक है। तो इतना पावर डिसिपेट करेगा। शायद आपकी एनसीईआरटी की किताब में 4800 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप पॉइंट में वगैरह उन्होंने मिस कर दिया है तो आपको ऐसा आंसर भी मिल सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो डी आखिरी क्वेश्चन के बाद द पावर फैक्टर, भाई बहुत ही बढ़िया, पावर फैक्टर कितना होता है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, cos फाइव के बराबर,
सो पावर फैक्टर that is nothing but cos phi, that is nothing but equal to cos 53 डिग्री, और यहाँ पे 53 डिग्री cos 53 कितना होगा, तो देखो पास वाली डिवाइड बाय हाइपो कितना होगा 3/5, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 3/5। फर्दर आप इसको लिखना चाहो तो 3/5 मतलब कि 0.6 होता है, तो आप इसको 0.6 भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Suppose the frequency of the source in the previous example can be varied. What is the frequency of the source at which the resonance occurs? And दूसरा question, calculate the impedance, the current and the power dissipated at the resonant condition. मतलब कि आगे वाली सर्किट में ही अगर मान लो कि आपको रेजोनेंट कंडीशन दी जाए, ठीक है, मान लो कि रेजोनेंट कंडीशन आ जाए, तो ऐसे केस में व्हाट इज दी, पहला तो आपको ये पता करना कि रेजोनेंट कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सोर्स की, और दूसरी चीज ये पता करनी है कि आगे वाले क्वेश्चन में ही अगर आपको रेजोनेंट कंडीशन दी जाए तो ऐसे केस में सर्किट का इंपीडेंस कितना होगा, सर्किट में से फ्लो करने वाला करंट कितना होगा, एंड पावर डिसिपेटेड कितना होगा, वो पता लगाना है, ठीक है। तो रेजोनेंट कंडीशन मतलब कि सारा खेल जो भी है आगे वाली ही सर्किट है, आगे वाली ही सारी वैल्यूज है, बस यहाँ पे रेजोनेंट कंडीशन अगर हम कंसीडर करें तो क्या होगा, बस वो इतना पता करना है, ठीक है। तो चलिए पहले तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो एट रेजोनेंट कंडीशन व्हाट शुड बी दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहले हम एट रेजोनेंट कंडीशन, और तो सेव रेजोनेंट कंडीशन, ठीक है। तो रेजोनेंट कंडीशन पे हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो पहले पता कर लेते हैं। तो भाई हमें पता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 कितनी होती है, 1/√LC के बराबर, लेकिन ये तो रेडियन पर सेकंड में आएगी ना, हमें निकालनी है एफ हर्ट्ज में निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 2πf0 दैट इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। चलो यहां से हम f0 की वैल्यू क्या बना सकते हैं, इट इज नथिंग बट 1/2 इंटू पाई इंटू अंडर रूट में L इंटू सी। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्दर 1/2 इंटू 3.14, ठीक। चलो अंडर रूट में L कितना है भाई, आगे वाले क्वेश्चन में देखो इंडक्टेंस कितना था, इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना दिया गया था हमें, तो वो दिया गया 25.48 इंटू 10⁻³ 25.48 इंटू 10⁻³ बहुत ही बढ़िया, इंटू, और वो कैपेसिटेंस कितना दिया गया था, तो हमें दिया गया था सर 796 इंटू 10⁻⁻6, 796 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमें ये अंडर रूट वाली टर्म का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट वाली जो टर्म है इसको हम पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये होता है 25.48 मल्टीप्लाई बाई 796, तो ये हमारे पास आता है कुछ वैल्यू 20282.08, ठीक है। और ये जो 6 और 3 9 है ना, उसको अंडर रूट निकालना है, तो एक काम करते हैं इंटू 10 मतलब 0.8 हम इसको 10⁻⁻8 यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट में, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कुछ आया 2282.08, 2282.08 इंटू 10⁻, यहाँ पे 6 और 3 9 हो जाएंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ इसको -8 इंटू 10 लिखता हूँ, ठीक है, 10⁻⁻1 लिखता हूँ। तो एक डिजिट मतलब कि हमें यहाँ पे एक और लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं पहले से इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे 10⁻⁻1 को ना लिख के, क्योंकि वो डिवाइड बाई 10 होता है ना, तो एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये 228.208 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.208 हमने एक डिजिट शिफ्ट कर दिया 0.208, ठीक। तो अब बढ़िया है, तो ये अंडर रूट और ये तो 1/2 होगा, तो -4 और -4 ऊपर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो अभी बस इतना ही अंडर रूट हमें निकालना है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 1/2, वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा 3.14 से, और वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट में
28.208, ठीक है। तो हमारे पास वो आंसर कुछ आता है ये 0.00353 इंटू 10⁴, ठीक है। तो 4 डिजिट को अगर हम शिफ्ट कर दे तो 35 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। देख लेते हैं, 35 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक। तो ये आंसर आएगा 35.35, ठीक है, हर्ट्स। तो इतनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो इतनी हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। आप चाहो तो 35.4 लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप डिजिट को शिफ्ट कर दो, सॉरी ड्रॉप कर दो तो। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाले। नाउ कैलकुलेट द इंपीडेंस। भाई इंपीडेंस कितना होगा? क्या यहाँ पे आपको रेजोनेंट कंडीशन दी गई है? तो एट रेजोनेंट कंडीशन हमें पता है कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है ना। तो यहाँ पे इंपीडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हम बोल सकते हैं ये आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी हमने लिया था। अभी ये टर्म तो जीरो हो गई क्योंकि दोनों सेम है ना। तो इसीलिए बचा अंडर रूट आर स्क्वायर, और अंडर रूट आर स्क्वायर हम फर्दर लिख सकते हैं यहाँ पे आर। तो ये इंपेडेंस किसके बराबर आया, रेजिस्टेंस। और शायद रेजिस्टेंस कितना था वहां पे 3 ओम, मतलब कि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, यस 3 ओम है ना। तो 3 ओम होगा, ठीक है। तो इंपेडेंस हमें मिल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट उसी में पूछा है, द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंट कंडीशन। करंट कितना होगा ये वाले केस में? तो करंट कितना हो सकता है? तो हमें पता है करंट यहाँ पे आई एम ही निकालने को बोला है क्योंकि वी एम दिया गया था। तो आई एम इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है वी एम। अगर आर एम एस निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास आई एम की वैल्यू, हमारे वी एम की वैल्यू दी गई है। ओके, वी एम हमारे पास प्रोवाइड किया गया है, वी एम हमें प्रोवाइडेड है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आर एम एस वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, आई आर एम एस दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आई एम बाई √2, ठीक है। एंड आई एम कैन बी फर्दर रिटर्न एज वी एम बाई √2 टाइम्स जेड, ठीक है। वी एम बाई जेड वो होता है आई एम, ठीक। और हमें क्योंकि वी एम पता है इसलिए हमने ये इस्तेमाल किया। तो वी एम कितना दिया गया है हमें, 283 है ना। आगे वाले क्वेश्चन में 283 डिवाइड बाई √2 इंटू 3। जेड इंपिडेंस कितना है यहाँ पे, 3 है। तो चलो इसको भी पता कर लेते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, देख लेते हैं। तो 283 जो डिवाइड होगा 3 से, फर्दर डिवाइड होगा √2 से, तो हमारे पास आंसर आया 66.70। तो करंट कितना आया, 66.70 एम्पियर। मतलब कि ये वाले केस में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 66.70 एम्पियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे हमें, भाई पावर कितना डिसिपेट करेगा। तो लास्ट क्वेश्चन, पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस कंडीशन कितना होगा। तो पावर डिसिपेटेड होगा P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, मतलब कि आई आर एम एस स्क्वायर टाइम्स आर, ठीक है। और यहाँ पे आर कितना है, 3 है, ठीक है। फॉर्मूला वही आर, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर, मतलब कि 66 पॉइंट, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं तो इसका ही स्क्वायर कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगेन आप कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे 66.70 मल्टीप्लाई बाई 66.70 और फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 3 के साथ। तो हो 13.346, ओहो बड़ा पावर है यहाँ पे। तो 13346.67, मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना तो इसको मैं किलो वोट में लिख सकता हूँ, 13.35, ठीक है। तो 3 डिजिट शिफ्ट कर दो तो किलो हो जाएगा, तो 13.346 या 35 जो भी लिखना है, किलो वोट, ठीक है। तो इतना पावर यहाँ पे डिसिपेट करेगा। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे कितना पावर आया था, वहां पे 4 पॉइंट समथिंग किलोवाट है ना, 4.8 किलोवाट पावर आया था। और यहाँ पे कितना, 13.35 किलोवाट। तो आप समझ सकते हो डिफरेंस कितना ज्यादा है। और यही तो वहां पे हमने ऑब्जर्वेशन में भी तो देखा था। आपने अगर ये ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखा है तो ये लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन देखो, क्या बोला था कि जब भी रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है तो ऐसे केस में
मैक्सिमम पावर डिसिपेट करता है ना। तो यहाँ पे ये सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर डिसिपेट हुआ और कितना 13.346, जो ये वाले केस में आप देख सकते हो, ठीक है, वो 4.8 ही था, रेजोनेंट कंडीशन नहीं थी तब, लेकिन जब भी रेजोनेंट कंडीशन आ गई तो ऐसे केस में इतना मैक्सिमम पावर डिसिपेट हुआ, ठीक है। तो बच्चों बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।